हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 अशांतता तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.1 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। आशा है कि वह एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज जो आपकी एक्सरसाइज चलने वाली है वो 5.2 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। 5.2 के अंदर जो भी आपका टॉपिक है अवकलज, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। और अगर आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो फिर एक आपका समाकलन टॉपिक और है, वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो अवकलज पर ही बेस्ड है थोड़ा सा, क्योंकि इसका थोड़ा अपोजिट टाइप का है, बट आप इसको पहले से पढ़ लेंगे तब उसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो आज हम अवकलज को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम अवकलज के बेसिक के बारे में बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम अवकलज का बेसिक कराएंगे, अवकलज की परिभाषा, अवकलज होता क्या है, ठीक है, और अवकलज की एग्जिस्टेंस थी, कहाँ पर उसका अस्तित्व होता है, कहाँ उसका अस्तित्व नहीं होता है। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ के बारे में भी बात करेंगे, प्रथम शब्दांश से अवकलन, उसकी हेल्प से कैसे फॉर्मूले को ड्राइव किया जाता है। एक दो फॉर्मूले के बारे में वहाँ भी चर्चा करेंगे और फॉर्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। बस इतना इसका बेसिक है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट होगी। ओके, तो आइए टाइम को ज़ाया ना करते हुए बात करते हैं अवकलज की, जो कि चैप्टर शांतता तथा अवकलनीयता है। तो शांतता ये आपका हम टॉपिक क्लियर करा चुके हैं। अब आपका चलने वाला है अवकलनीयता, ओके, जिसे हम अवकलज भी कहते हैं। या अवकलन, बात एक ही है, इंग्लिश में से बोलते हैं डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव। ओके, अवकलज। अगर देखिए हम बात करें अवकलज की, तो देखिए अवकलज कुछ और नहीं है, अवकलज एक लिमिट ही है। क्या है, हम पीछे लास्ट एक्सरसाइज में लिमिट के बारे में अच्छे से क्लियर विस्तार से पढ़कर आए हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें अवकलज की, तो अवकलज कुछ और नहीं, एक लिमिट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, किसी भी कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन है, अगर उसकी हम लिमिट को कैलकुलेट करें और उस कैलकुलेट करने के बाद, लिमिट को कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वही आपका क्या है, अवकलज है। ओके, अगर हम बात करें अवकलज की परिभाषा की, तो देखिए परिभाषा हम क्या देंगे अवकलज की। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई फंक्शन है, रियल फंक्शन है, और उसके डोमेन में कोई बिंदु है आपका x बराबर a, और उस x बराबर a पर उस फंक्शन की अगर हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको किस से प्रदर्शित किया जाएगा, उसको किस परिभाषा में लिखा जाएगा, वो उसके बारे में इस परिभाषा के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे हम लिखेंगे कि माना हमारे पास कोई हटा दिए, चलो हमारे पास कोई फलन हमारे पास कोई वास्तविक फलन, रियल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, वास्तविक फलन f(x) है, और इस f(x) के जो डोमेन होते हैं और इस f(x) के डोमेन में कोई बिंदु x बराबर a, कोई बिंदु x बराबर a है, और इस फलन f(x) की बिंदु x बराबर a पर लिमिट ज्ञात करना चाहते हैं
तो उसे यानी हमारे पास कोई वास्तविक फंक्शन है f(x) और उसके डोमेन में कोई पॉइंट्स मान लीजिए x बराबर a है, और उस वास्तविक फलन f(x) की हम x बराबर a बिंदु पर अगर हम लिमिट ज्ञात करें तो उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, वो चीज़ देखिए आप। तो उसे f(a) या d/dx f(x) x बराबर a पर, ठीक है, यानी उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, f(a) से, या d/dx वो फंक्शन f(x), इस f(x) का d/dx x बराबर a पर से, ठीक है, प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, इससे उसको प्रदर्शित किया जाएगा। और अगर हम बात करेंगे परिभाषित कैसे करेंगे, और f(a) बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a + h - f(x) अपॉन h से परिभाषित किया जाएगा। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन कहती है, क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन, रियल फंक्शन है f(x), कोई वास्तविक फलन f(x) है, और उस फंक्शन के डोमेन में कोई पॉइंट x बराबर a है, और उस पॉइंट x बराबर a पर उस फंक्शन की अगर हम लिमिट ज्ञात करना चाहते हैं तो उसे किससे प्रदर्शित करेंगे, f(a) या d/dx या d/dx f(x) x बराबर a पर, ठीक है, इससे उसको प्रदर्शित किया जाएगा। और अगर उसको हम परिभाषित करें तो परिभाषित हम करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a + h - f(x) अपॉन h। a क्यों आ रहा है, क्योंकि हम x = a पर लिमिट को कैलकुलेट कर रहे हैं, इस वजह से, ठीक है। तो ये इस फंक्शन की परिभाषा कहती है, ओके। अगर अब हम बात करें कि इसमें एक बात ध्यान रखना, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि f' जो a है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a + h - f(x) अपॉन h, ये चीज़, इसकी जो एग्जिस्टेंसी है वो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इस लिमिट का अस्तित्व होना ज़रूरी है, अस्तित्व हो। अब देखिए, यानी कि h की वैल्यू जो है ये 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हो गई तो इस लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा, और लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा यानी इसकी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं मिलेगी, तो फिर फंक्शन वो जो हमारा डेरिवेटिव है अवकलज, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं होगा, कोई मान प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसका अस्तित्व होना ज़रूर आवश्यक है। और इस लिमिट को कैलकुलेट करके जो भी हमें वैल्यू प्राप्त होगी, डिफाइंड नंबर जो भी प्राप्त होगा, वही हमारा क्या होगा, अवकलज होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये इस फंक्शन की डेफिनेशन कहती है। तो ये तो था तब जब किसी x के विशेष मान पर फंक्शन की लिमिट को कैलकुलेट करें, ठीक है, किसी पर्टिकुलर x के किसी पर्टिकुलर मान पर जो है हम किसी फंक्शन की लिमिट को कैलकुलेट करें और उसका डेरिवेटिव ज्ञात करें। अगर मान लीजिए एक और है, जब x का कोई विशेष मान ना हो, हम सामान्यतः किसी फंक्शन की लिमिट ज्ञात करें, जनरली सामान्यतः वो x =
ए पर नहीं होगी, यानी किसी पॉइंट ए पर नहीं होगी, किसी विशेष वैल्यू पर लिमिट नहीं ज्ञात करेंगे हम उसको। जब सामान्यतः किसी फलन y बराबर f(x) की लिमिट कैलकुलेट करें तो उसे परिभाषित हम करेंगे किया जाएगा कैसे? लिमिट एस टेंडिंग टू 0 f(x) प्लस एच माइनस f(x) अपॉन एच। ये चीज़, ये आपको ध्यान रखना है, d/dx फंक्शन f(x) इसका, ठीक है। अगर जनरली हम किसी फंक्शन की लिमिट ज्ञात करें तो उसे सामान्यतः किस फॉर्मूले से परिभाषित किया जाएगा, क्या होगा? तो वो होगा d/dx f(x) का लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x) प्लस एच माइनस f(x) अपॉन एच। ये ध्यान रखना, ये किसी x की विशेष वैल्यू पर नहीं है, ये कोई नॉर्मल निकालेंगे हम, ठीक है। ये परिभाषा हम कब यूज़ करेंगे? ये आपकी दो परिभाषा हो गई, आप तो एक ये परिभाषा हो गई फर्स्ट, ये तब यूज़ की जाएगी जब x का कोई पर्टिकुलर मान पर हम x के किसी विशेष वैल्यू पर किसी फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी हो, और ये सामान्यतः हम किसी भी फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करें तब यूज होगा, ठीक। वो किसी विशेष मान पर होगा, ये बात आप ध्यान रखना, और ये किसी विशेष मान पर नहीं है। आप यहाँ पे x की जगह वो x = a पर ही लिमिट कैलकुलेट करेंगे, नहीं कोई विशेष वैल्यू पर। और यहाँ हम x की जगह y भी कोई और फंक्शन ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, x की जगह कुछ भी ले सकते हैं। इसलिए किसी भी सामान्य वैल्यू पर ये किसी भी फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करना होगा। और हम इसकी मदद से आगे कुछ फॉर्मूले भी ड्राइव करने वाले हैं, जो कि हो सकता है आपने 11th में डेरिवेटिव को पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, और पढ़ा हो तो कैसे पढ़ा हो ये मैं नहीं कह सकता, इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट मैं 11th का भी लेकर चलूँगा इसके साथ में, ठीक है। वहाँ पे कुछ डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज थे, उनको कैसे इस फॉर्मूले की हेल्प से ड्राइव किया जाता है उसको मैं लेकर चलूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर दो परिभाषाएं पढ़ी। पहली परिभाषा ये, जब x के किसी विशेष मान पर किसी फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी हो तो f' = लिमिट s टेंडिंग टू 0 f(a) प्लस एच माइनस f(x) अपॉन एच, और यहाँ इस लिमिट का अस्तित्व होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना आप। और दूसरा, आपने किसी भी जनरली किसी फंक्शन की लिमिट हम ज्ञात करें तो उसके लिए d/dx f(x) यानी फंक्शन का डेरिवेटिव = लिमिट s टेंडिंग टू 0 f(x) प्लस एच। वहाँ a प्लस एच था, क्योंकि वहाँ विशेष वैल्यू a पर निकाल रहे थे, या सामान्य वैल्यू सामान्यतः निकाल रहे हैं तो x से आ जाएगा। लिमिट s टेंडिंग टू 0 f(x) प्लस एच माइनस f(x) अपॉन एच, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और इससे हम आगे कुछ फॉर्मूले भी आपके ड्राइव करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपने ये दो फॉर्मूला पढ़े। आशा करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अवकलज के प्रतीक पर, ठीक है, कि अवकलज के कौन कौन से प्रतीक होते हैं। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए, अगर हम अवकलन को बात करें जो है प्रदर्शित करने की, तो किस से करेंगे। अब देखिए, इसको हम प्रदर्शित किस तरीके से करेंगे। जैसे अगर कोई फंक्शन y बराबर f(x) है तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे अवकलज को। तो इसको d/dx फंक्शन f(x), इस f(x) का d/dx x बराबर a बिंदु पर, या d/dx dy/dx, ठीक है, इसको भी x बराबर a पर, या एक और तरीका है कैपिटल D f(x), इस तरीके से
और ये भी क्या होगा, x बराबर a पर। इनसे जो है प्रदर्शित करेंगे, या ये कह सकते हैं कि ये अवकलज के प्रतीक हैं, यानी सिंबल हैं जिनसे उसको जो है लिखा जाएगा। एक तो आपका d/dx fx किसी भी x पॉइंट a पर, और या dy/dx x पॉइंट a पर, या कैपिटल D fx किसी भी x बराबर a पर। और इस d का जो मीन्स है, इस d का मीन्स क्या है, डेरिवेटिव अवकलज। और नीचे x आ रहा है, इसका मतलब है इस x के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन fx का हम अवकलज कर रहे हैं। ठीक है, जो भी नीचे आपका वेरिएबल आएगा मीन्स उसी के रेस्पेक्ट में उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है, अवकलज हो रहा है। ओके, तो ये तो था अवकलज को प्रतीक क्या होते हैं, उसको किससे प्रदर्शित किया जाएगा। अब बात थोड़ा सा करते हैं, वैसे आपने इसको 11th में पढ़ा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी 1-2 फार्मूला आपको ड्राइव करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जो कुछ महत्वपूर्ण आपके फलन हैं उनको हम किस तरीके से ड्राइव करेंगे फॉर्मूलों को उसके, ये देखिए आप। कुछ महत्वपूर्ण फलनों का अवकलन, अवकलज या अवकलन एक ही बात है, ध्यान रखना। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शन। अब देखिए कैसे, यहाँ पर सपोज एक चीज़ पहले तो मैं अभी आपको बताया था कि इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस सेकंड वाली आपकी डेफिनेशन थी लिमिट s टेंडिंग टू 0 f(x + s - fx/h), उसकी हेल्प से कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, वही आपको यहाँ पर रखना है। इसको हम जनरली ये भी कहते हैं कि d/dx किसी भी फंक्शन fx बराबर लिमिट s टेंडिंग टू 0 f(x + h - fx/h। इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ के नाम से भी जानते हैं। क्या? फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ। ठीक है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन। प्रथम सिद्धांत से अवकलन, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी इसको प्रथम सिद्धांत से अवकलज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कहेगा कभी, ये वैसे 11th में था जाता कि प्रथम सिद्धांत से इस फंक्शन का अवकलज ज्ञात कीजिए, वहाँ कहता था, लेकिन यहाँ सिर्फ हम फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं और कुछ खास यूज़ है नहीं इसका। ठीक है, और प्रथम सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे x की पावर n हो गया आपका, y = x की पावर n, y = एनी कांस्टेंट वैल्यू, 5 हो गया, a हो गया, 10 हो गया, etc। और x कोई भी, तो हमारे थे एल्जेब्रिक फंक्शंस थे, बीजगणितीय फलन थे। अगर आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आ जाएँ, त्रिकोणमितीय फलन, जैसे y = sin x, y = tan x, y = cos x, तो इन सब के हम जो है डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करेंगे, इनके डेरिवेटिव होते क्या है एक्चुअल में, वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें थोड़ा सा कि फर्स्ट अगर हम बात करें किसी भी कांस्टेंट के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है y = या fx = कोई फंक्शन ले लेते हैं, fx = ये आपका है a। ठीक है, fx = a कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और इस कांस्टेंट वैल्यू का अगर हम डेरिवेटिव ज्ञात करें तो क्या होगा, वो आइए देखते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो देखिए बेसिकली हमें चाहिए क्या, इस फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ को इस अप्लाई करना है हमें, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए। देखिए एक तो आपको fx + h की वैल्यू चाहिए, और एक फंक्शन fx की वैल्यू चाहिए। ये दो वैल्यूज़ आपको चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये पास ये दो वैल्यूज़ हैं तो बस आप इनको इस लिमिट के अंदर पुट कर दीजिए और आपको कैलकुलेट कर दीजिए। जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो उस फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। कैसे, देखिए हमारे पास fx
की वैल्यू तो है, बट एफ एक्स प्लस एच की नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमें x की जगह पर x प्लस एच चाहिए, तो क्या करते हैं, यहाँ कर दीजिए x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच रखने पर, जब आप यहाँ पे रखेंगे तो एफ एक्स की जगह पे x प्लस एच रखेंगे, तो इधर क्या होगा, बराबर में a ही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू के फंक्शन में अगर हम कुछ रख दें तो उसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट ही रहती है। क्योंकि हमने x की जगह रखा है x प्लस एच, तो यहाँ तो x है नहीं ना, यहाँ तो a है, तो इसलिए a ही रहेगा। अगर हाँ यहाँ x होता तो फिर उस x की जगह भी x प्लस एच रखते, बट यहाँ x है नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब देखिए इन वैल्यूज़ को आप फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ से कीजिए आप, यानी अगर हम बात करें d ओवर डी एक्स फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये क्या है, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब इसमें हम लगाएंगे वैल्यूज़, देखिए तो लिमिट एज टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है a, और माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है a, और डिवाइड बाई h। ओके, तो अब आगे हम बात करें लिमिट एज टेंडिंग टू 0, तो ये a माइनस ए 0 अपॉन क्या हो गया h, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आपका 0 आएगा। ठीक, तो यानी कि क्या हुआ, यानी 0 में किसी फंक्शन से या किसी वैल्यू से भाग देते हैं नॉन जीरो से, तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो क्या हुआ, यानी अगर कोई फंक्शन हमारे पास है, आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है कोई, और उस कांस्टेंट फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, फिर तो एफ एक्स इज इक्वल टू 5 हो सकता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 9 हो सकता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए हो सकता है, एफ एक्स इज इक्वल टू बी हो सकता है। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा तो उसका जो डेरिवेटिव होगा, जो अवकलज होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। जैसे अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, d ओवर डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी हम ये लिख देंगे कि किसी कांस्टेंट यानी कांस्टेंट फलन का अवकलज 0 होता है। ठीक है, इस तरीके से, और कोई भी कांस्टेंट अगर वैल्यू है। अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की इसके बारे में, देखिए जैसे आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 5 है, तो आप इसका क्या करेंगे, तो इसका जब हम निकालेंगे d ओवर डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 5, तो इसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका मान लीजिए k है, तो d ओवर डी एक्स ऑफ k क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि कोई भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, अगर आप उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो फिर उसका क्या होगा, 0 ही होगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये वैसे 11th की बात थी, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है फॉर्मूला ड्राइव करके। इन विशेष फॉर्मूलों का हम बेशक इसमें यूज़ करेंगे, वो मैं आपको लिखा दूंगा। अगर हम बात करें एक और फलन लें, एक और विशेष फलन आता है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, और यहाँ n बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें एक तो एफ एक्स प्लस चाहिए और एक एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स तो है, अब यहाँ क्या करेंगे, x की जगह पर x प्लस एच लगा दीजिए, तो इधर भी x है तो अब यहाँ भी x की जगह x प्लस एच लग जाएगा, और ऊपर से होल पावर n है तो n लग जाएगा। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से यानी प्रथम सिद्धांत से
ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होता है डी ओवर डी एक्स फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू एक्स प्लस एच की पावर होल एन, यानी एक्स प्लस एच की पावर होल एन, और माइनस एफ एक्स की वैल्यू एक्स की पावर एन अपॉन एच। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ अब लिमिट पुट कर देंगे तो हमें कोई भी नॉट डिफाइंड नंबर प्राप्त होगा। तो जब तक हम लिमिट नहीं लगाएंगे तब तक वो नॉट डिफाइंड की कंडीशन हट ना जाए। उसके लिए क्या करेंगे, आप एक्सप्रेशन कीजिए, फॉर्मूले का यूज़ कीजिए, कंजुगेट अगर हो रहा था कंजुगेट कीजिए। अब कुछ भी समाधान करके फैक्टर भी कर सकते हैं अगर हो रहे हो तो। देखिए यहाँ एक्सप्रेशन करेंगे हम इस फॉर्मूले का एक्स प्लस एच की पावर होल एन, एक्स प्लस एच की पावर होल एन का एक्सप्रेशन करेंगे तो क्या होता है, देखिए लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एक्स की पावर एन प्लस एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 एच, यानी एन क्या एच आएगा, प्लस एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 एच स्क्वायर, और प्लस डॉट 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 प्लस एच की पावर एन। ये इसका क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा, और माइनस एक्स की पावर एन डिवाइड बाई क्या चल रहा है आपका, एच चल रहा है। ठीक है, ये आपने जो है बाइनोमल से है, ये एक्सप्रेशन आपने 11th में बाइनोमल थ्योरम चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ से इसका एक्सप्रेशन है ये एक्स प्लस एच की पावर होल एन, तो एक्स की पावर एन प्लस एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 एच प्लस एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 एच स्क्वायर, और प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स एच की पावर एन। अब देखिए अगर हम इस ब्रैकेट को हटाएं तो क्या हुआ, ये एक्स की पावर एन पॉजिटिव है, ये एक्स की पावर एन नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ एच स्क्वायर ऐसी एच क्यूब डॉट डॉट एच की पावर एन होगा ये, तो सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, एच कॉमन आ रहा है, तो एच कॉमन ले लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एच आपका कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा प्यारे, अंदर आपका बचेगा प्यारे एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1, एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1, और यहाँ आपका बचेगा एच तो निकल गया, यहाँ एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2, और एच स्क्वायर है, एक एच निकल गया तो एक एच बचेगा, यानी प्लस एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 एच, और प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ एच की पावर एन है, इसमें से एक एच निकल गया तो क्या बचेगा, एच की पावर एन माइनस 1, यानी ये कम हो गया ना, और डिवाइड बाई आपका एच। ये हमने ऐसा क्यों किया है कि एच कॉमन लिया है, क्योंकि डिवाइड में एच आ रहा है और इस एच से इस एच को कैंसिल कर देंगे तो नॉट डिफाइन वाली कंडीशन हट जाएगी, इसीलिए हमने इसको कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया। अब आप यहाँ लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट यानी टेकिंग लिमिट भी आप कह सकते हैं। तो एच जहाँ जहाँ है वहाँ लगा दीजिए आप 0। तो आप देखिए यहाँ पे एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 इंटू एच, एच की जगह 0, और ऐसे ही आगे एच स्क्वायर एच क्यू डॉट डॉट बहुत सारे होंगे, और यहाँ तक सब आपका क्या हो जाएगा, ये 0 की पावर एन माइनस 1। तो क्या मिला आपको यहाँ से, तो ये आपका हो गया एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1, और ये आगे का पार्ट सब क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो डी ओवर डी एक्स कोई भी फंक्शन है एफ एक्स कॉन्स्टेंट, यानी एफ एक्स बराबर ए। अब देखिए यहाँ से आपका यहाँ क्या बचता है, ये तो 0 हो गया, यानी ये एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक, एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1, और ये जो एन सी 1 है आपका, ये जो एन सी 1 है इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो इसकी आप वैल्यू पाओगे एन सी 1 इज इक्वल टू होता है एन, क्या होता है एन। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये चीज़ आपको फाइनली कैलकुलेट करके मिली। ठीक है, यानी अगर हम कोई भी फंक्शन, ये कांस्टेंट नहीं था सॉरी, यहाँ पर एफ एक्स इजिकल टू क्या था, ये एक्स की पावर एन था। अगर हम कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर एन, ठीक है, और जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से तो क्या मिलेगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, यानी डी ओवर
डी एक्स एक्स की पावर n का क्या होगा, n एक्स की पावर n-1, ये चीज़। और ये जो फॉर्मूला है ना, बेशक हमने यहाँ लिख रखा है कि ये जो है n कोई भी धनात्मक पूर्णांक या रियल नंबर हो, बट ये जो आपको रिजल्ट मिला है ये n के किसी भी मान के लिए सत्य होगा, ठीक, ये जो है। तो अब देखिए अगर इसके ऊपर हम थोड़ा सा एग्जांपल की बात करें तो सपोज जैसे हमारे पास दे रखा है हम d/dx करना चाहते हैं x की पावर 5 का, तो क्या करेंगे, तो ये जो यहाँ n है यहाँ 5 है, तो क्या होगा, n आगे आ गया तो 5 आगे आ जाएगा, और x की पावर n-1 तो 5-1 यानी क्या हो जाएगा 5x की पावर 4, ठीक है। डायरेक्ट हम इसका इस डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन कर सकते हैं, यानी इसका आप प्लस कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल तो कर ही सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करना चाहें तो आप इस तरीके से करेंगे, यानी एक तरीके से फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले का यूज हम क्वेश्चंस के अंदर करने वाले हैं शॉर्ट टाइम में करने के लिए। तो x की पावर 5 है तो क्या करेंगे, 5x की पावर 5-1 यानी 4, यानी एक पावर कम करके लिख देनी है, और जो भी आपकी पावर है वो आगे आ जाएगी, ठीक है। और भी जैसे बात करें, इधर ले लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल x की पावर आपका 9 है तो d/dx का कैसे निकालेंगे, तो 9x की पावर 8, इस तरीके से, ओके। और भी आप जैसे मान लीजिए d/dx x की पावर 1/2 है, या मान लीजिए 5/2 है, तो कैसे करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये n ही तो है ना पावर, तो 5/2 x की पावर n-1 ही तो होता है, तो 5/2-1 तो 5/2 x की पावर से कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो 5-2/2 यानी ये हो जाएगा आपका 5/2 और x की पावर 3/2, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इस तरीके से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं, ओके। तो और भी हैं फॉर्मूले, जैसे एक और मैं बता देता हूँ, एक मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसको और प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर बाकी आप स्वयं भी कर सकते हैं। वैसे सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हैं, मोस्टली फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से, फर्स्ट प्रिंसिपल से जो है प्रूव होंगे। 11th का टॉपिक था, वैसे ही आपका थोड़ा सा मैंने समझा दिया, क्योंकि 11th में जब आपने पढ़ा हुआ था आपको प्रूफ भी कराया होगा आपके सर ने। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है f(x) = कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, सपोज मैं sin x ले लेता हूँ, ओके, ठीक। तो मैं इसको क्या करूँगा, तो f(x + h) की वैल्यू कैसे निकालूंगा, यहाँ से sin x + h। अब d/dx फंक्शन f(x) या d/dx किसका, sin x का, तो कैसे करने वाले हैं, यहाँ रखेंगे हम लिमिट s टेंडिंग टू 0 f(x + h) की वैल्यू sin x + h, sin x + h, और माइनस f(x) की वैल्यू हो जाएगी आपकी sin x अपॉन आपका हो गया h। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पर आप देखा तो ये फॉर्मूला बन रहा है sin c - sin d का, यानी sin c - sin d 10th क्लास का फॉर्मूला है, मैं लिखा चुका हूँ आपको। तो ये फॉर्मूला क्या है, ये होगा आपका 2 cos c + d/2 इंटू sin c - d/2, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा इसका। तो इसमें अंदर अप्लाई करें तो क्या होगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 sin c की जगह क्या है आपका x + h, और d की जगह क्या है आपका x, तो 2 cos c यानी x + h और प्लस d यानी x अपॉन 2 इंटू sin c - d यानी x + h - x अपॉन 2, ये चीज़। और डिवाइड बाई क्या चल रहा है आपका, फाइनली h है ही, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करें तो आप देखिए गौर से, यह -x और +x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे इसको, ये आपका हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 2 cos x 2x + h/2 इंटू, यहाँ आप देखिए तो ये आपका हो गया sin h/2, ठीक, और डिवाइड बाई क्या है h। तो अब आप देखिए यहाँ हम फॉर्मूला बना सकते हैं, लिमिट θ टेंस टू 0 sin θ/θ = 1 होता है ना, फॉर्मूला मैंने अप्लाई करके भी दिखाया आपको। तो वो फॉर्मूला आप यहाँ पे कैसे बनाएंगे,
तो देखिए आप क्या कीजिए, इसे ब्रेक कर दीजिए आप, यानी इसको दो जगह ब्रेक कर दीजिए। इनटू में लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और 2 cos 2x प्लस एच अपॉन 2 इनटू, ये चीज़ इसकी लिमिट हमने अलग कर दी और इसकी लिमिट आप अलग कर दीजिए, यानी इसको आप कर दीजिए। देखिए यहाँ h/2 आ रहा है तो यहाँ भी h/2 होना चाहिए, तो h/2 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये h/2 बन जाएगा और ये 2 अलग हो जाएगा, 1/2 अलग हो जाएगा, यानी इस 1/2 को आप यहाँ ले लीजिए और इनटू यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपका हो जाएगा साइन h/2 अपॉन h/2, यानी ये जो आपका 1/2 था ना, 1 तो ऊपर होगा और नीचे 2, 1/2 को हमने ये ले लिया आगे और बाकी h/2 नीचे रहने दिया। तो अब आप देखिए इसको, ये क्या होता है, इसके बराबर 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखिए इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा cos 2x प्लस h/2 और ये इनटू फॉर्मूले में 1। तो बस अब यहाँ लिमिट पुट कर दीजिए, टेकिंग लिमिट, तो cos 2 इंटू एक्स और प्लस h की जगह 0 डिवाइड बाई 2, तो cos 2x अपॉन 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया आपका cos x आ गया। ठीक है, यानी अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन d sin x का d/dx निकालें तो क्या आएगा आपका cos x, ये चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से ये फॉर्मूला ड्राइव का बाई फर्स्ट प्रिंसिपल लो। ओके, तो आप देखिए इस तरीके से cos x का भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, tan x का भी ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का भी आप फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर लेंगे। वैसे और भी हैं, ये टॉपिक 11th का था तो इसकी ज़्यादा मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया है। तो आप इस तरीके से cos x का ड्रॉ जब करेंगे तो cos x का आएगा यहाँ पे माइनस साइन एक्स, क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आएगा। ठीक है, इस तरीके से तो आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो देखिए इसका अब एग्जाम्पल भी कोई ले सकते हैं अपनी तरफ से। अब कभी भी कोई ले, जैसे मान लीजिए आपका फंक्शन दे रखा है, आपको d/dx है और आप साइन एक्स का करना चाहते हैं, तो साइन एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, इसको आप अपने मन में x मानेंगे, तो साइन एक्स का क्या होगा cos x स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर दोबारा करेंगे तो 2x, ये आगे की बात है भाई। पहले साइन x, ये x स्क्वायर है तो साइन एक्स स्क्वायर का cos x स्क्वायर हो गया, और फिर दोबारा से इसे x स्क्वायर का करना होता है। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल है, मैं आगे समझाने वाला हूँ। तो x स्क्वायर क्या होगा 2x, तो फाइनली हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर। ठीक है, मैं अभी आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन के बारे में भी समझाऊँगा, फलन का फलन। तो ये तो था टॉपिक 11th का। थोड़ा सा देखिए 2-3 चीज़ें और हैं फलनों का। बीजगणितीय रूल पढ़ाता हूँ आपको मैं, थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, अवकलज के बीजगणितीय गुणों। देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन हैं, d/dx आप करना चाहते हैं, डेरिवेटिव करना चाहते हैं दो फंक्शंस का जो कि आपस में ऐड है, यानी f(x) है और प्लस मान लीजिए एक g(x) है। ठीक है, इस तरीके से तो आप क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर दीजिए, अवकलज कर दीजिए, यानी d/dx फंक्शन ऑफ f(x) प्लस d/dx फंक्शन ऑफ g(x), इस तरीके से आप कर देंगे। यानी एक तरीके से ये वो इनटू वाला मेथड हो गया कि इसका इनटू इसमें किया तो ये आया, इसका इनटू इसमें किया तो ये आया, मतलब दोनों फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव आपको कर देना है। अगर आप मान लीजिए माइनस का है तो d/dx, इसी तरीके से माइनस का हो जाएगा f(x) माइनस g(x) का, तो d/dx इस फंक्शन का यानी f(x) का और माइनस d/dx ऑफ फंक्शन g(x), ये g(x) का डेरिवेटिव। ठीक है, तीसरा आपका आता है, जैसे आपका d/dx ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है a, ठीक है, और आपका यहाँ कोई फंक्शन है f(x), इसका आप करना चाहते हैं डेरिवेटिव, तो आप क्या करेंगे,
तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसे तो आप साइड में ले लेंगे और डी ओवर डी एक्स होगा किसका, फंक्शन ऑफ एफ एक्स का। इस तरीके से ये कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में साइड में हो जाएगी। ठीक, अब देखिए चौथा रूल आपका आता है अलजेब्रिक का, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में आएगा यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो आप देखिए क्या करेंगे, इसको इसमें ना फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। यानी ये आपका, चलो मैं लिखा देता हूँ फिर फर्स्ट सेकंड बताऊँगा। यानी पहले क्या करेंगे, आप इसको छोड़ेंगे यानी एफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, फिर प्लस आप जी एक्स को एक बार ड्रॉप कर देंगे और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स को छोड़ा जी एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी एक्स को छोड़ा एफ एक्स का डेरिवेटिव, इस तरीके से। यानी एक तरीके से ये इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना, बस समझाने के लिए। जैसे आपके पास दो फंक्शन है, सपोज फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, और आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है यानी अवकलज करना है। तो आप क्या करेंगे, ये क्या है फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो क्या करेंगे आप पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलज, ठीक है, और प्लस दूसरे को छोड़ा टी बटे डी एक्स किसका, फर्स्ट का। ये चीज़ आम भाषा में आप लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। इस तरीके से आप इसको जो है प्रोनाउंसिएशन करेंगे, आप इसका उच्चारण आप इसका करेंगे। ठीक है, यानी पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, यानी दो फंक्शन ही तो हैं हमारे। तो फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलज प्लस सेकंड को छोड़ा और फर्स्ट का अवकलज, वही चीज़ हो गई। ठीक है, अगर देखिए अगर आ जाए आपका डिवाइड में, सपोज फिफ्थ वाला आपका रूल आता है डिवाइड का, यानी डी ओवर डी एक्स फंक्शन एफ एक्स ओवर जी एक्स। तो आप क्या करेंगे इसका, तो जी एक्स का स्क्वायर और जी एक्स को ड्रॉप करेंगे आप, डी ओवर डी एक्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स, और माइनस आप एफ एक्स को ड्रॉप करेंगे तो डी ओवर डी एक्स जी एक्स का, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, जब भी डिवाइड वाला केस होगा तो क्या आएगा ऊपर माइनस, और इनटू वाला होगा तो प्लस, और डिवाइड में कुछ नहीं आएगा। यानी इसको इस तरीके से भी आप ले सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, अगर मैं चाहूँ तो डी ओवर डी एक्स। ये ऊपर वाला फंक्शन क्या है भाई, ये एक भिन्न के रूप में लिखा है, तो ऊपर वाला फंक्शन क्या है, अंश, और नीचे वाला फंक्शन क्या है, हर। इस तरीके से आपका है, ये आपका हो गया ऊपर वाला फंक्शन, ये नीचे वाला फंक्शन। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, हर का वर्ग, हर का वर्ग, हर को छोड़ा डी बटे डी एक्स किसका, अंश का, यानी अंश का अवकलज, और माइनस अंश को छोड़ा डी बटे डी एक्स किसका, हर का अवकलज। यानी इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, उच्चारण, कि अंश बटे हर का अवकलन, हर का वर्ग, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन, इस तरीके से। ओके, तो ये कुछ आपके एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ थी डेरिवेटिव की, वो मैंने आपको करा दी। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ थी जो मैं आपको कराना चाहता था, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि आपने पीछे कैसे पढ़ा है ये तो मैं नहीं जानता, इसलिए मेरा कर्तव्य थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर करा देना। ठीक है, तो इतना ये तो हो गया आपका टॉपिक थोड़ा सा बेसिक के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम बात करने वाले हैं, ये है आपका किसी भी फंक्शन की एग्जिस्टेंसी कैसे हम चेक करेंगे, उसके लिए है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एग्जिस्टेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी अवकलज का अस्तित्व कब होगा, ये चीज़ देखिए आप। जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, और इस एफ एक्स की हम डेरिवेटिव ज्ञात करना चाहते हैं। तो डेरिवेटिव मीन्स क्या हो गया, लिमिट ज्ञात करना, लिमिट कैलकुलेट करना ही तो डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो फाइनली हम इसको क्या लिखेंगे कि डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई या डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ था, ठीक है। तो इस लिमिट का अस्तित्व होना आवश्यक है, और इसका अस्तित्व कब होगा उसके लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें लिमिट्स ज्ञात करनी पड़ेंगी। हम पीछे पढ़ के आए हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, एक तो ये, और एक आप पढ़ के आए हैं, यानी इसे हम बोल सकते हैं LHL, LHL, और एक हम राइट हैंड लिमिट, इसके बारे में पढ़ के इसे हम शॉर्ट में RHL के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो इस किस तरीके से निकालेंगे आप लिमिट, ये क्या है, किसी पॉइंट पर अगर हम निकालना चाहें, सपोज x इज इक्वल टू C पॉइंट पर हम जो है लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, ये होगा आपका x टेंडिंग टू C माइनस, क्यों, जो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट होता है वो माइनस ही तो होता है, यानी x टेंड्स टू C माइनस मतलब C से छोटा, तो यहाँ पर आएगा आपका एफ C माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट एस टेंडिंग टू C प्लस, जबकि राइट हैंड लिमिट में प्लस आता है, यानी C से थोड़ा बड़ा, और यहाँ एफ C प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इस तरीके से आप लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। और फंक्शन की यानी डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंसी कब होगी, अस्तित्व कब होगा, जब ये दोनों लिमिट्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। दोनों लिमिट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में कैसी आ जाए, इक्वल आ जाए, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ आपका ए डैश, यानी आप लिख दीजिए या फिर यहाँ पर LHL इज इक्वल टू RHL। तो अवकलज का अस्तित्व होगा, ठीक, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यानी आप किसी भी फंक्शन का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे किसी भी पॉइंट x इज इक्वल टू C पर, जो भी आपको पॉइंट होगा, और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या है, ये परिभाषाएं हैं, लिमिट x टेंडिंग टू C एफ C माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और फॉर RHL लिमिट s टेंडिंग टू C प्लस एफ C प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इन दोनों डेफिनेशंस का यूज करके अगर ये डेफिनेशंस कैलकुलेट करके दोनों इक्वल आ जाएंगी तो आपका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्टेंस करेगा, यानी उसका अस्तित्व होगा, ठीक, ये चीज़ थी। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ के बारे में और समझाता हूँ, डेरिवेटिव का जो कंपोजिशन फंक्शन है उसके बारे में। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिशन फंक्शन यानी संयोजन फलनों का अवकलज। संयोजन या संयुक्त फलनों का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन में लास्ट एक्सरसाइज में हल्का सा आपको बता चुका हूँ। उसमें क्या होता है, देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, जैसे कैसे, मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई फंक्शन f है, और ये जो फंक्शन जो f है ये u का फंक्शन है या x का फंक्शन है, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा, जो f है ये u का फलन है, ठीक, और अगर ये u किसी u जो है किसी x का फलन हो, जैसे इस तरीके से, यानी यहाँ पर f u का फलन है और u x का फलन है, और भी आगे हो सकता है x y का फलन हो, y m का फलन हो, इस तरीके से। तो इसमें क्या हो गया कि फंक्शन ये क्या होगा, ये f u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है, x किसी और का फंक्शन होगा, वो किसी और का फंक्शन होगा, वो किसी और का फंक्शन होगा। तो इस तरीके से ना फंक्शन ऑफ फंक्शन, फलनों के अंदर फलन, इस तरीके के फंक्शंस को हम कहेंगे संयोजन फलन, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मैं बताऊँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, और ये डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम उसका, ठीक। तो देखिए, तो यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करेंगे,
जैसे डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ। तो देखिए ये u का फंक्शन f है, तो जो f का डेरिवेटिव करेंगे तो वो u के रेस्पेक्ट में करेंगे, u के सापेक्ष करेंगे। क्यों? क्योंकि u का जो फलन है वो क्या है f, और f का डेरिवेटिव फिर जिसका वो फलन है उसी के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है भाई, u का फलन क्या है यहाँ पे f है, तो f का जो डेरिवेटिव होगा वो u के रेस्पेक्ट में होगा, u के सापेक्ष में होगा। और इसी प्रकार यहाँ ये जो u है ये x का फलन है, तो u का यहाँ पे डेरिवेटिव जो होगा वो x के रेस्पेक्ट में होगा। यानी कैसे, यहाँ पर अगर हम बात करें तो डी एफ ओवर डी यू, तो u के रेस्पेक्ट में f का डेरिवेटिव, और इनटू यहाँ पर बात करें u का डेरिवेटिव तो क्या होगा, यानी डी यू ओवर डी एक्स। इस तरीके से आप करेंगे। इसको हम बोलते हैं श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम। इंग्लिश में इट्स अ चेन रूल। क्या कहेंगे इसे? चेन रूल। ठीक है, ये चीज़ है, चेन रूल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये है कंपोजिशन फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के अंदर भी फंक्शन हो। ठीक है, तो उसका रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, जिसका वो फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव होगा। जैसे यहाँ पर एफ यू का फंक्शन था तो यू के रेस्पेक्ट में एफ का डेरिवेटिव इनटू यू एक्स का डेरिवेटिव वो है फंक्शन, तो एक्स के रेस्पेक्ट में यू का डेरिवेटिव। अब हो सकता है एक्स किसी और का भी फंक्शन हो सकता है, होगा, तो फिर उसके रेस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव होगा। इस तरीके से तो इट्स अ चेन रूल, इसको आप यूज़ करेंगे। और मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे के समझा दूँ इसका। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, सपोज ये है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये साइन, ये जो साइन है वो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, साइन एक्स जो है एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर आप साइन का कीजिए, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है साइन का एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अभी प्रूव कराया था। और क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर इस एक्स स्क्वायर का अगेन करेंगे डी ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये होगा एक्स की पावर एन की तरह, एक्स की पावर एन क्या था वो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर तो है इनटू इसका टू एन ही तो है एन, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी ये हो गया आपका टू और एक्स की पावर टू माइनस वन यानी एक्स, और इनटू कॉस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप, और हम जब सवाल करेंगे तो आपको तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका फंक्शंस ऑफ फंक्शन रूल, ठीक है, संयोजन फलनों का अवकलज। ठीक है, तो ये इतना आपका बेसिक फिनिश होता है। कल आपके क्वेश्चंस कराएंगे और कुछ फॉर्मूले हैं वो कराएंगे। उससे पहले आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, अच्छे से देखें, और जो भी पढ़ाया है उसको अच्छे से समझें, प्रिपेयर करें। उसके बाद आप सवालों पे चलें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है अगले वीडियो में, इसलिए आप इसको पूरा प्रिपेयर करके आएँ। ठीक है, थैंक यू।